हम अक्सर सोचते हैं ना कि मतलब जो बच्चों की स्क्रीन टाइम की लत है उसके लिए सीधे तौर पर यूट्यूब, स्मार्टफोन या ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ये गैजेट्स बने ही इतने एडिक्टिव हैं। हाँ, मतलब जब भी हम किसी बच्चे को फोन से चिपका हुआ देखते हैं तो सारा दोष हम सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों पर मढ़ देते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं वो पूरी की पूरी कहानी ही पलट देती है। एकदम सही कह रही हैं। ये जो रिपोर्ट है, द डिजिटल शील्ड, फैमिली स्ट्रक्चर एंड चाइल्ड स्क्रीन टाइम, ये हमारे कई स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह झकझोर देती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसे किसी टेक कंपनी ने या समाजशास्त्रियों ने नहीं बल्कि 7 सैन्य अस्पतालों के डॉक्टरों की एक टीम ने तैयार किया है। बिल्कुल, मतलब ये वो लोग हैं जो रोज क्लिनिक में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके बदलते व्यवहार को बहुत करीब से देखते हैं। कोई हवाई बातें नहीं है इसमें। हाँ, तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम ये समझें कि बच्चों के स्क्रीन टाइम का सीधा कनेक्शन उस कांच की स्क्रीन से नहीं बल्कि हमारे घरों की दीवारों और उनके भीतर रहने वाले लोगों से है। हाँ, बेसिकली अध्ययन एक जॉइंट फैमिली, जहां दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते हैं, और एक न्यूक्लियर फैमिली के बीच के अंतर को मापता है। मतलब हम हमेशा यही मानते हैं कि समस्या गैजेट्स में है, लेकिन ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि असली समाधान शायद हमारे रहने के तरीके में छिपा है। बिल्कुल। जब हम उन आंकड़ों को देखते हैं जो इन डॉक्टरों ने जुटाए हैं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। रिपोर्ट का सबसे मुख्य डेटा ये दिखाता है कि जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं ना, उनका औसत स्क्रीन टाइम दिन भर में करीब 3.2 घंटे होता है। अच्छा, 3.2 घंटे? हाँ, लेकिन जैसे ही हम न्यूक्लियर परिवारों की तरफ मुड़ते हैं, जहां घर में सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं, वहां ये औसत उछलकर 4.5 घंटे हो जाता है। 1 मिनट, 3.2 घंटे से सीधा 4.5 घंटे। अरे बाप रे, तो पूरे 30% का जंप है। बिल्कुल, ये कोई मामूली अंतर नहीं है। मतलब केवल घर में कुछ अतिरिक्त सदस्यों के होने या ना होने से इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? जॉइंट फैमिली में ऐसा क्या जादुई तत्व है जो स्क्रीन टाइम को इतना नीचे ले आता है? तो इस भारी गिरावट के पीछे के कारण को रिपोर्ट में बहुत ही खूबसूरती से डिजिटल शील्ड या एक डिजिटल ढाल का नाम दिया गया है। डिजिटल शील्ड? हाँ, असल में एक भरा पूरा परिवार स्क्रीन के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। मतलब रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहानियां सुनाने वाली दादी और टहलने वाले दादा जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है। ओ, ये तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो बच्चों के विकासशील दिमाग को हर वक्त एक तरह के स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। तो संयुक्त परिवार में घर के अन्य सदस्य उस चमकती हुई स्क्रीन के लिए एक ऑर्गेनिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। अच्छा, मतलब जो मानसिक खुराक बच्चे को स्क्रीन के पिक्सल से मिलती है वो उसे असली इंसानों से मिलने लगती है। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। मुझे ना ये विचार बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली अपने आप में एक ऑफलाइन एल्गोरिदम की तरह काम करती है। ऑफलाइन एल्गोरिदम, ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका से देखने का। हाँ, मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो लगातार कुछ नया, कुछ चमकदार दिखाता है ताकि बच्चा बोर ना हो। ठीक वैसे ही एक भरे पूरे घर में इंसानियत का अपना एक एल्गोरिदम चल रहा होता है। बिल्कुल, हर मिनट कुछ नया हो रहा होता है वहां। वही तो, एक पल दादी ने पास बुलाकर कोई कहानी सुना दी, अगले पल चाचा ने कोई खेल दिखा दिया, फिर किसी चचेरे भाई बहन के साथ झगड़ा हो गया। ये पूरा माहौल बच्चे के दिमाग को हर सेकंड एक नई और सुरक्षित उत्तेजना देता है। हाँ, और इससे स्क्रीन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो घर की हलचल ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा मनोरंजन बन जाती है। एकदम। और आपकी ये ऑफलाइन एल्गोरिदम वाली तुलना सच में बहुत सटीक है। इसका असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। जब एक बच्चा इस इंसानी एल्गोरिदम के साथ जुड़ता है ना, तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होता है। वो फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखता होगा। बिल्कुल, वो चेहरे के हाव भाव पढ़ता है, आवाज के उतार चढ़ाव को समझता है। गैजेट्स तो बच्चे को सिर्फ एक तरफा जानकारी देते हैं, बच्चा मूक दर्शक बना रहता है। लेकिन संयुक्त परिवार में 2 तरफा बातचीत होती है। हाँ, जहाँ बच्चा रिएक्शन देना सीखता है। बिल्कुल, जो उसके दिमाग के विकास के लिए अमूल्य है। लेकिन यहीं से ना इस पूरी कहानी का दूसरा और थोड़ा डार्क पहलू शुरू होता है। अगर जॉइंट फैमिली एक बेहतरीन ऑफलाइन एल्गोरिदम है, तो उन लाखों न्यूक्लियर परिवारों का क्या, जहां ये एल्गोरिदम सिरे से मौजूद ही नहीं है? यही तो इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जहां घर में सिर्फ थके हुए माता पिता हैं और एक फुल ऑन एनर्जी वाला बच्चा है, वहां क्या होता है? वहीं पे ये रिपोर्ट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखती है। न्यूक्लियर परिवारों में जहां मदद के लिए कोई तीसरा इंसान नहीं है, वहां स्मार्टफोन ने डिजिटल पैसिफायर की जगह ले ली है।
डिजिटल पैसिफायर, मतलब बच्चों को शांत करने वाला वो जो रबर का खिलौना होता है उसकी जगह। हाँ बिल्कुल। जरा उस दिनचर्या की कल्पना कीजिए। घर में माता पिता को खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है और दफ्तर के काम की थकान भी है। जो कि आज के समय में हर घर की कहानी है। एकदम। तो ऐसे में अगर बच्चा लगातार रो रहा है या ध्यान मांग रहा है तो उसे तुरंत चुप कराने का सबसे अचूक उपाय क्या होता है? एक स्क्रीन चालू करके उसके हाथ में थमा देना। बिल्कुल भाई। लेकिन मुझे यहाँ इस बात पर थोड़ा ऐतराज है और मैं चाहती हूँ कि हम इस पर गहराई से बात करें। जब हम डिजिटल पैसिफायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर समाज इसे सीधा खराब पेरेंटिंग का ठप्पा लगा देता है। हाँ, लोग तुरंत जज करने लगते हैं। वही ना, मानो माता पिता अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हों। लेकिन इस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखकर तो मुझे ये गैजेट्स की समस्या कम और आधुनिक जीवन की टाइम पॉवर्टी, मतलब समय की भयंकर कमी का सीधा नतीजा ज्यादा लगता है। बिल्कुल। मतलब आज के दौर में माता पिता के पास शारीरिक ऊर्जा और समय ही नहीं बचा है। वे जानबूझकर अपने बच्चे का नुकसान थोड़ी करना चाहते हैं। ये तो बस सर्वाइवल की एक जद्दोजहद है। और यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बचाव है। ये अध्ययन किसी भी तरह से माता पिता पर उंगली नहीं उठाता। अच्छा, ये बात रिपोर्ट में साफ की गई है। बिल्कुल। ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये खराब पेरेंटिंग नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की विफलता है। जब आपके पास वो पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो माता पिता पर एक साथ 10 जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। और टाइम पॉवर्टी का मतलब ही यही है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ने लगते हैं। एकदम सही। और उस भयंकर थकावट में ना फोन उनके लिए एक मात्र उपलब्ध और सबसे सस्ता बेबीसिटर बन जाता है। लेकिन हमें इस मजबूरी की कीमत को भी समझना होगा। हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। भले ही ये टाइम पॉवर्टी के कारण हो रहा हो, पर जब फोन को पैसिफायर बनाया जाता है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। तो उन परिणामों का स्वरूप कैसा होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि यार बच्चा बस चुपचाप बैठा है तो नुकसान ही क्या है। शरीर के भीतर या उस छोटे से दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? सबसे सीधा और खतरनाक असर बच्चों की नींद पर पड़ता है। नींद पर कैसे? स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है ना, वो बच्चे के दिमाग में मेलेटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जिससे उसकी नींद का पूरा साइकिल ही टूट जाता है। बाप रे। और दूसरा, ये उसके व्यवहार को स्थायी रूप से बदल देता है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर बार रोने पर तुरंत फोन मिल जाए तो वो जीवन में कभी भी अपनी भावनाओं को खुद कंट्रोल करना सीख ही नहीं पाएगा, जिसे हम सेल्फ सूथिंग कहते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जीवन के पहले 5 सालों में ब्रेन का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो अपने चरम पर होता है। उस समय दिमाग को असली दुनिया के अनुभवों, स्पर्श और संवाद की जरूरत होती है, ना कि उन बेजान पिक्सेल्स की। एकदम सही। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है ना, वो ये है कि ये सब रातों रात नहीं होता। रिपोर्ट में एक ऐसा आंकड़ा है जो दिखाता है कि कैसे ये लत एक धीमे जहर की तरह काम करती है। हाँ, वो उम्र के साथ बढ़ने वाला ग्राफ। बिल्कुल। 1 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम आमतौर पर 2 घंटे से शुरू होता है। शायद माता पिता उसे खाना खिलाते वक्त फोन दे देते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा 5 साल का होता है, आंकड़ा रेंगते हुए 5 से 6 घंटे तक पहुंच जाता है। हाँ, मतलब ये एक ऐसा जाल है जो समय के साथ इतना कस जाता है कि परिवार को इसका एहसास तक नहीं होता। पहले खाना खिलाते वक्त, फिर गाड़ी में सफर करते वक्त और फिर सोने से पहले वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। ये एक ऐसी ढलान है जिस पर एक बार फिसलना शुरू किया तो रुकना मुश्किल होता है। और इसी टाइम पॉवर्टी की गहराई को नापने के लिए ना, इस रिपोर्ट ने जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। अच्छा। हाँ, ये देखना बेहद जरूरी है कि माता पिता का रोजगार और उनकी शिक्षा इस स्क्रीन टाइम को कैसे इफेक्ट करती है। तो चले इस चश्मे से आंकड़ों को देखते हैं। रोजगार किस तरह से इस टाइम पॉवर्टी को और बदतर बना रहा है? रोजगार का डेटा ना एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर तस्वीर पेश करता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर माँ गृहिणी है यानी होम मेकर है तो बच्चे का स्क्रीन टाइम लगभग 3.5 घंटे होता है। 3.5 घंटे। लेकिन अगर माँ कामकाजी है तो ये समय बढ़कर 4.6 घंटे हो जाता है। सीधे 1 घंटे से ज्यादा का उछाल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता दोनों काम कर रहे होते हैं तो यह आंकड़ा अपने चरम पर पहुंच जाता है, यानी 4.5 घंटे। 3.8 घंटे, मतलब दिन का लगभग 1/4 हिस्सा बच्चा सिर्फ स्क्रीन देख रहा है। बिल्कुल। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब घर के दोनों मुख्य सदस्य काम में व्यस्त होते हैं तो बच्चे की निगरानी के लिए कोई नहीं बचता और अंततः स्क्रीन ही उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। और एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है?
क्या माता पिता की शिक्षा इस स्क्रीन टाइम को कम करने में कोई भूमिका निभाती है? हाँ, बहुत बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट बताती है कि कम शिक्षित माताओं के बच्चों का स्क्रीन टाइम 4.1 घंटे होता है, जबकि उच्च शिक्षित माताओं के मामले में ये घटकर 3.4 घंटे रह जाता है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी राहत है। हाँ, और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। हायर एजुकेशन अक्सर स्क्रीन टाइम के लॉन्ग टर्म खतरों के प्रति जागरूकता लाती है। वो अवेयर होते हैं। बिल्कुल। साथ ही उच्च शिक्षित माता पिता के पास अक्सर ऐसे संसाधन और जानकारी होती है जिससे वे बच्चों को व्यस्त रखने के लिए स्क्रीन के अलावा अन्य ऑल्टरनेटिव्स खोज पाते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी रिपोर्ट में एक जगह आकर मैं पूरी तरह से उलझ गई थी। कौन सा डेटा? डेटा में एक ऐसा आंकड़ा है जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उसका कोई सीधा लॉजिक नजर नहीं आता। अच्छा, बताइए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि काम की व्यस्तता स्क्रीन टाइम बढ़ाती है ना? रिपोर्ट कहती है कि अगर पिता नौकरी पेशा है तो बच्चे का स्क्रीन टाइम औसतन 3.2 घंटे है। लेकिन हाँ, मैं समझ गया आपके सांकड़े की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब अगर पिता बेरोजगार है तो बच्चे का स्क्रीन टाइम अचानक उछलकर 4.6 घंटे हो जाता है। ये कैसे संभव है? ये सच में बहुत चौंकाने वाला है। वही तो। तर्क तो ये कहता है कि अगर पिता के पास नौकरी नहीं है तो वो पूरा दिन घर पर होगा, उसके पास बच्चे को देने के लिए समय ही समय होगा, तो फिर वो हमारा जो ऑफलाइन एल्गोरिदम था वो काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल जायज सवाल है। क्या बेरोजगारी घर में इतना तनाव बढ़ा देती है कि स्क्रीन का इस्तेमाल बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक बचाव की तरह, लाइक एक एस्केप की तरह होने लगता है? आपने एकदम नस पकड़ी है। ये इस पूरे अध्ययन का सबसे गहरा, सबसे स्याह और विचारणीय बिंदु है। आपने जो सवाल उठाया ना, मनोविज्ञान के नजरिए से उसका उत्तर बहुत ही कड़वा है। मैं सुन रही हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति घर पे मौजूद है तो हम सिर्फ उसकी फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान मानसिक रूप से भी वहां उपस्थित है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक इंसान के कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है, घर के पूरे रूटीन को बिगाड़ देती है। इसके साथ भविष्य का भारी तनाव, अनिश्चितता और अक्सर डिप्रेशन जुड़ा होता है। तो वो सारा का सारा मानसिक तनाव सीधे उस बच्चे के विकास पर असर डालता है। ठीक कहा आपने। ऐसे तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त माहौल में ना, एक बेरोजगार पिता या माता के पास बच्चे के साथ फर्श पर बैठकर खेलने या उसे कहानियां सुनाने की इमोशनल एनर्जी ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में जब बच्चा अटेंशन मांगता है तो उसे फोन पकड़ा देना उस तनाव को कुछ देर के लिए दूर रखने का एक बहुत आसान तरीका बन जाता है। मतलब ये स्क्रीन सिर्फ बच्चे को शांत नहीं कर रही होती। नहीं, ये माता पिता को भी उस शोर और मांग से बचने का एक एस्केप दे रही होती है। ये आंकड़ा इस बात को पूरी तरह पुख्ता करता है कि स्क्रीन टाइम हमेशा सिर्फ सुविधा का सूचक नहीं है। कई बार ये घर के भीतर चल रहे गंभीर मानसिक तनाव और घुटन का सूचक होता है। ये सच में एक झकझोर देने वाला एनालिसिस है। मतलब जब समस्या की जड़ें इतनी गहरी हों, सामाजिक आर्थिक ढांचे से लेकर काम के बोझ और मेंटल स्ट्रेस तक फैली हों, तो सवाल उठता है कि एक आम परिवार इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आए? बिल्कुल, हमें समाधान पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, हम सिर्फ समस्या गिनाकर तो नहीं रुक सकते ना। इस रिपोर्ट में बचपन को वापस पाने के लिए क्या रास्ते सुझाए गए हैं? तो डॉक्टरों के इस टीम ने अपने निष्कर्षों के आधार पर 3 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। पहला है सक्रिय निगरानी और सीमाएं तय करना। मतलब मॉनिटर करना और लिमिट लगाना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तकनीक को पूरी तरह घर से बाहर फेंक दिया जाए, बल्कि टीवी, स्मार्टफोन और टैबलेट के समय को एक्टिवली ट्रैक करना और उसे धीरे धीरे कम करना जरूरी है। और दूसरा सुझाव है सक्रिय जुड़ाव या एक्टिव एंगेजमेंट। ये सबसे अहम हिस्सा है। मतलब सिर्फ गैजेट छीन लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। गैजेट लेकर आप बच्चे को खाली नहीं छोड़ सकते। माता पिता को बच्चों के साथ बात करने, खेलने और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा समय बिताना ही होगा। और तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा है जोखिम के प्रति जागरूकता। ये समझना कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के खतरे क्या हैं और ये एक्सेप्ट करना कि एक छोटा बच्चा इन खतरों को खुद नहीं समझ सकता। ये जोखिम की समझ वाला बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों से एक एडल्ट जैसी समझदारी की उम्मीद करने की भूल कर बैठते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं वो खुद समझ जाएंगे। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये उम्मीद करना कि एक 5 साल का बच्चा खुद से अपना YouTube बंद कर देगा और कहेगा कि बस अब मेरी आंखों को आराम चाहिए, ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे किसी छोटे बच्चे को एक रंग बिरंगे कैंडी स्टोर में अकेला छोड़ देना। हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? और फिर ये उम्मीद करना कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही वहां से बाहर निकलेगा और कहेगा, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, अब मुझे थोड़ी ब्रोकली खानी चाहिए।
जो कि कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल, वो कैंडी स्टोर उन्हें फंसाए रखने के लिए ही तो बनाया गया है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि सीमाएं क्या हैं, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से बड़ों की ही है। ये सच में एक बहुत ही शानदार तुलना है और ये स्पष्ट करती है कि ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए माता-पिता की तरफ से बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। सचेत प्रयास। हाँ, हमें इस बात को समझना होगा कि गैजेट्स घर में सिर्फ एक शून्य, एक वैक्यूम को भर रहे हैं, जो कि हमारे पास समय न होने की वजह से बना है। बिल्कुल। अगर माता-पिता या परिवार उस वैक्यूम को अपने समय, अपनी बातचीत और अपनी प्रेजेंस से भर दें, तो स्क्रीन टाइम अपने आप नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें, तो आज हमने ये समझा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सिर्फ तकनीक की लत नहीं है, जिसे बस वाईफाई का राउटर बंद करके सुलझाया जा सकता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी समस्या है। बिल्कुल, ये हमारे आधुनिक परिवारों की संरचना, उस टाइम पॉवर्टी और हमारे रोजमर्रा के तनाव का सीधा नतीजा है। 7 सैन्य अस्पतालों की इस रिपोर्ट ने हमें एक एकदम स्पष्ट आईना दिखाया है कि कैसे हमारा पुराना ढांचा, मतलब वे जॉइंट फैमिलीज, नेचुरल तरीके से समस्या को दूर रखते थे। हाँ, वहाँ का वो ऑफलाइन एल्गोरिथम ही सबसे बड़ी डिजिटल शील्ड था। और जब वो ढाल हट जाती है, तो बच्चों का नाजुक दिमाग सीधे तकनीक के संपर्क में आ जाता है, जिसका गंभीर असर हम उनकी नींद, उनके व्यवहार और उनके शुरुआती विकास में साफ तौर पर देख सकते हैं। एकदम सही समराइज किया आपने। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल है, जो इस पूरी चर्चा से उभर कर आता है। बताइए। हमने ये तो मान लिया कि जॉइंट फैमिली एक बेहतरीन डिजिटल शील्ड थी, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि आज के समय में नौकरी, एजुकेशन और शहरों की जो लाइफस्टाइल है, उसके कारण हर किसी के लिए वापस उसी संयुक्त परिवार के ढांचे में लौटना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम समय के पहिए को पीछे तो नहीं घुमा सकते। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि चूंकि हम पुरानी व्यवस्था में नहीं लौट सकते, तो क्या आधुनिक समाज या हमारे पड़ोस मिलकर ऐसा कोई कम्युनिटी नेटवर्क या एक साझा चाइल्ड केयर मॉडल बना सकते हैं? ये बहुत ही पावरफुल विचार है। मतलब क्या हम अपने मोहल्ले में कुछ ऐसा ढांचा तैयार कर सकते हैं जो आज के समय में उस खोई हुई डिजिटल शील्ड की तरह काम कर सके? हम शायद अपने घरों के चारदीवारी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हम अपने आसपास के ढांचे को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, ताकि किसी भी बच्चे का बचपन सिर्फ एक कांच की स्क्रीन के भरोसे ना बीते। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामाजिक समाधान की मांग करता है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। श्रोताओं, उम्मीद है कि भविष्य में जब भी फोन से खेलता कोई बच्चा आपके सामने आएगा, तो नज़र सिर्फ उस डिवाइस पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी सामाजिक कहानी पर भी जाएगी। तब तक के लिए सोचते रहिए।